नमस्कार दोस्तों, लव यू जिंदगी पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। थोड़ा सा लंबा गैप हो गया इस बार कि हम आपके लिए कहानी नहीं लेकर आ पाए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन कहानियों का जो ये सिलसिला है ना, वो थमेगा नहीं और लव यू जिंदगी पर आपके लिए अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा लिखी कहानी हम लेकर आते रहेंगे। और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल कहानियाँ भी हम आपके लिए लेकर आएं जो हमें बहुत कुछ बयां करती हैं। चलिए फिर कहानियों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि कहानी एक कहानी नहीं बल्कि कई बार इंसान की जिंदगी की दास्तां बन जाती है। तो लव यू जिंदगी पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने और इसका नाम है अक्ल और भैंस। जब अखबारों में हरी क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियां बार बार विस्तार पूर्वक प्रकाशित होने लगी, तो एक दिन श्री अगमलाल अगम ने भी शहर का मोह त्याग कर खेती करने का फैसला लिया। गांव में उनके 4-5 बीघे जमीन थी, जिन्हें बटाईदारी पर उठाकर अगमलाल जी अगम आज से 7 साल पहले ही गांव छोड़कर जिला के सदर शहर में आ बसे थे। क्योंकि उनके नाम के साथ उनका उपनाम भी लगा हुआ था, इसीलिए शहर के लोगों को ये जानने में देरी नहीं लगी कि अगम जी एक साहित्यिक प्राणी हैं। एक मित्र से किसी वकील की मुहर्रिरी करने की पैरवी करवाई तो वकील साहब ने उनके उपनामयुक्त नाम पर ही ऐतराज किया। एक ही साथ 2 नाम रहना गैर कानूनी है, और जिसका नाम ही गैर कानूनी हो वो कानूनी कारोबार कैसे कर सकता है। एक सेठ जी के घर बच्चों को पढ़ाने का टप्पस लगाया तो सेठ जी भी उनके नाम और उपनाम से भड़के। पूछा, क्यों जी, गाना वाणा तो नहीं बजाते हो? नहीं जी, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। चारों ओर से हार कर आखिर एक दिन अगम जी अपने नाम की कुर्बानी करने को तैयार हो गए। अपने नाम के अतिरिक्त अंश को कतर कर अलग करना चाहते थे कि नौकरी दिलाने वाले देवता अचानक प्रसन्न हो गए मानो। एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई और तब से अगमलाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही प्रूफ देखते हुए साहित्यिक सेवा में संलग्न थे। किंतु इस हरी क्रांति की हवा ने अगम जी के हृदय को ऐसा हरा बना दिया कि उन्हें चारों ओर हरी हरी ही सूझने लगी और अंततः एक दिन शहर छोड़कर बोरिया बिस्तर समेट गांव वापस आ गए। गांव के लोगों ने जब अगम जी के ग्राम प्रत्यागमन का समाचार कारण सहित सुना तो उन्हें खुशी नहीं, अचरज हुआ। कई निकट के संबंधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नेक से नेक सलाह देकर शहर वापस भेजना चाहा, किंतु अगम जी की आंखों के आगे सदैव उन्नत किस्म के गेहूं की बालियां झूमती रहती। शंकर मकई के भूरे भूरे बाल लहराते रहते और जब आंखों में नींद आती तो अपने साथ नए किस्म के उन्नत सपने ले आती। आलू की ढेरी, ऊख के अंबार और हरे चने और मटर की मखमली खेती वाले सपने। सो अगम पर किसी की सलाह का कोई असर नहीं हुआ और वे उत्साह पूर्वक अपने जीवन की प्रूफ रीडिंग यानी भूलों को सुधारने में लग गए। खेती करने के लिए सबसे पहले हल, बैल और हलवाहे की आवश्यकता होती है। हल और बैल तो खरीद लिए गए, किंतु हलवाहा की समस्या जटिल प्रतीत हुई। अव्वल तो आजकल गांव का सबसे निकम्मा आदमी ही हलवाही करता है। निकम्मा अर्थात जिसे घर घर हट, छौनी छप्पर और कोड़ मकान का कोई लूर नहीं, जो गाड़ी बैल भी हाँक सकता। ऐसे फूहड़ आदमी के लिए गांव में हलवाही के सिवा और कोई धंधा नहीं। ऐसे लोग किसी भी गांव में आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। एक आध हुए भी तो ऐसे लोगों को गांव के बड़े बड़े किसान बहुत पहले से ही चारा पानी खिलाकर यानी अग्रिम पारिश्रमिक कर्ज नहीं देकर अनुबंधित कर लेते हैं। सो बहुत खोज ढूंढ करने के बाद गांव का सबसे अपाहिज और काहिल पुरुष बिल्लू दास अगम जी की किस्मत में आकर जुटा।
बहुत खुशामद, दरामद और प्रलोभन के बाद नित्य सुबह शाम एक गिलास गर्म चाय पिलाने की शर्त पर बिल्लू महाराज राजी हुए। अगम जी ने सबसे पहले उनके नाम को प्रूफ रीडिंग करके सुधारा। बिल्लू दास नहीं, बिलो मंगल। बिलो मंगल जी गांव के सर्वश्रेष्ठ आलसी माने जाते थे, किंतु मुहूर्त के दिन ही अगम जी ने उनको एक गिलास ऑरेंज पिको दार्जिलिंग चाय पिलाकर उनकी सारी सुस्ती इस तरह दूर कर दी कि वे तत्काल ही इतने चुस्त हो गए कि उनके अंग अंग फिल्मी गीतों पर डोलने लगे। हल जोतते समय जब गांव के अन्य हलवाहे मजदूर बिरहा बारह मासा गाते तो बिलो मंगल जी के पैर मस्तानी महबूबा के तर्ज पर थिरकते रहते। इसी प्रक्रिया में एक दिन दाहिने बैल के पिछले पैर में फाल लग गया। अगम जी को ये नहीं मालूम था कि हल का फाल भी इतना खतरनाक हो सकता है कि जरा सा लग जाने पर महीनों तक बैल लंगड़ा होकर बैठा रहे। खैर, शुभचिंतकों और संबंधियों से बैल और भैंसा मंगनी करके अगम जी ने किसी तरह खेतों को तैयार करवाया। कस्बे से रासायनिक खाद खरीद लाए और बीज वपन के लिए शुभ दिन देखकर गेहूं की बुवाई हो गई। बुवाई के बाद दोनों अगम और बिलो मंगल इतने प्रसन्न हुए कि रात भर मिलजुल कर डुएट भाव से मिट्टी में सोना उपजाने वाले गीत गाते रहे। उसी दिन अगम जी ने अपने शहरी साहित्यिक मित्रों को कई लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, जिनमें नई खेती के नए अनुभवों के आधार पर उन्होंने घोषित किया कि खेती करने में कविता और चित्रकारी करने का आनंद एक ही साथ प्राप्त होता है। कई दिनों तक स्वामी सेवक बुआई के आनंद में मग्न रहे कि एक दिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही एक शुभचिंतक ने आकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सुबह के सुनहले सपने को खोकर अगम जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। शुभचिंतक जी को भला बुरा कहना चाहते थे, किंतु इसके पहले ही शुभचिंतक जी ने सूचना दी, तुम सोए हो, जाकर देखो तुम्हारे खेत में गेहूं का एक भी दाना बचा भी है या नहीं। अगम जी समझ गए सुबह सुबह दिल लगी करके चाय पीने आया है। वे बोले, क्यों, गेहूं के दाने कहाँ चले जाएंगे? शुभचिंतक बोले, अरे जाकर देखो ना, हजारों हजार कौवा, मैना और दुनिया भर की चिड़ियों का झुंड तुम्हारे खेतों में पड़े हैं, गेहूं के दाने चुग रहे हैं। क्या सुबह सुबह दिल्लगी करने आ गए? अगम जी ने कहा, मैं दिल्लगी करने नहीं आया, तुमको चेताने आया हूं। अगम जी ने तकिए के नीचे से गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका शुभचिंतक के सामने फेंकते हुए कहा, मुझे इतना उल्लू मत समझना, मैंने गेहूं की सफल खेती के बारे में एक एक शब्द पढ़ लिया है और जहां जहां प्रूफ की गलतियां थी उन्हें शुद्ध भी कर दिया है, समझे? इस किताब को खोलकर कहीं भी किसी अध्याय की किसी भी पंक्ति में खोज कर निकाल दो कि गेहूं की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई भी आवश्यक। शुभचिंतक जी ने अप्रसन्न होकर जवाब दिया, तुम्हारी इस किताब में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है ये मैं नहीं जानता। सामने तुम्हारे खेत हैं, जाकर खुद देखते क्यों नहीं कि खेतों में चिड़ियों के कितने अध्याय और कितनी पंक्तियां हैं। बुआई के बाद सभी किसानों के हलवाहे रखवाले सूर्योदय के बहुत पहले ही खेतों पर चले जाते हैं। दुनिया भर की चिड़ियों की टोलियां कचर कचर करती हुई खेतों में उतरना चाहती हैं, किंतु वे पटाखे छोड़कर तथा फटे कनस्तरों को पीट पीट कर उन्हें उड़ाते रहते हैं। हाय, अगमलाल जी अगम ने गांव से बाहर जाकर देखा, सचमुच अद्भुत व्यापार। जो बात किताब के किसी भी पृष्ठ पर नहीं, वो खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखेरुओं की चोंच चल रहे थे, उतनी तेजी से किसी प्रेस में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती होगी। एक ही घंटे में सब गेहूं चुगकर खत्म कर देंगे। अगम जी के अंतर से पूरी शक्ति के साथ बस एक ही शब्द अनायास निकल पड़ा, हाय हाय हाय। किंतु उनके हाय का कोई खास असर नहीं हुआ
और हाथ की तालियों से जब पंछियों के एक पंख भी नहीं फड़के तो उन्होंने एक ढेला उठाकर फेंका। ढेला खेत में गिरा तो इधर चरती हुई चिड़िया उड़कर उधर जा बैठी और चुगने लगी। अगम जी दौड़कर उस मेड़ पर गए तो पंछियों की दल उड़कर दूसरी तरफ बैठ गए। तब तक बिलोमंगल जी भी सहायता के लिए पहुंच गए थे। अगम जी को राहत मिली। पटाखे या कनस्तर तो नहीं थे, इसीलिए दोनों बहुत देर तक इस मेड़ से उस मेड़ पर दौड़ दौड़ कर ढेलेबाजी करते रहे। सूरज बांस भर चढ़ाया और पूस की सुबह का कुहासा तनिक छटा और चिड़ियों के पेट भर गए तो वे स्वयं ही उड़कर बांसों तथा पेड़ों की फुनगियों पर जा बैठी। उस दिन लौटकर अगमजी ने गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर नोट लिखा। बीज की बुआई के बाद ही चिड़िया उड़ाई पर विस्तार पूर्वक एक अध्याय लिखकर पुस्तिका के अगले संस्करण में जोड़ दिया जाए। नोट लिखने के बाद अगमजी ने बिलोमंगल से कहा, कल सूरज से 2 घड़ी पहले ही खेत पर एक फूटा कनस्तर लेकर पहुंच जाना। फूटा कनस्तर कहां से लावेंगे? बिलोमंगल जी का सवाल था। कनस्तर? तुमको कहीं फूटा हुआ कनस्तर भी नहीं मिलेगा? जवाब मिला, जी हमारी नजर में तो कहीं कोई फूटा कनस्तर नहीं पड़ा। आपने कहीं देखा हो तो कहिए, ले आता हूँ। हाँ, सहुआइन की दुकान में साबुत कनस्तर जरूर मिल सकता है। बिलोमंगल लौटकर 1 रुपया में एक कनस्तर उधार ले आए। कनस्तर को अगम जी के कान के पास पीट कर परीक्षा देते हुए कहा, देखिए एकदम साबुत है। कनस्तर की समस्या हल करने के बाद ही बिलोमंगल ने दूसरा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हमसे ये काम नहीं होगा। क्यों? बिलोमंगल ने सर्वप्रथम कारण बताया। बात ये है बाबू साहेब कि हम ठहरे वैष्णव आदमी। भोरे भोरे इतने प्राणी के मुंह का आहार छीनने का काम हमसे मत करवाइए। अगमलाल जी को अचरज हुआ। क्या कहता है ये आदमी? झुंझलाए। तो क्या चिड़िया उड़ाने के लिए दूसरा आदमी रखना होगा? बिलोमंगल ने भी झुंझला कर जवाब दिया, एक तो जाड़े का मौसम, तिस पर सूरज उगने के 2 घड़ी पहले ही उठना, इसके बाद खेत पर पांव पैदल जाना। आजकल सुबह सुबह ऐसी कनकनी वाली पछिया हवा चलती है कि देश क्या जीभ भी सुन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसे लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। कहानी का नाम अक्ल और भैंस। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे अभी तक आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी हमारे इस चैनल का साथ देते रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब हम आए तो आपको भी पता चल जाए। और हाँ, अपने आस पड़ोस और अपने प्यार करने वालों को जोड़ना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का ये जो बेल आइकन है, इसको जरूर दबाइएगा। लाइक शेयर करते रहिएगा। तो चलिए, अगली कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे आपके अपने चैनल लव यू जिंदगी पर। तब तक सुनते रहिए हमारे इस चैनल को बार बार लगातार।